नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वहीं वाराणसी से खबर सामने आ रही है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला अरेस्ट यूपी ने वाराणसी से जासूस को पकड़ा। तैफुल नाम के जासूस को किया गया गिरफ्तार। पाक को भारत की भेज रहा था खुफिया जानकारी। तैफुल कई पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में था। मौलाना शाद रिजवी के वीडियो करता था शेयर। तैफुल 600 पाकिस्तानियों के संपर्क में था। नफीसा नाम की पाक महिला के संपर्क में भी था। साथ ही पाक महिला नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में है। यूपी ने वाराणसी से आरोपी को अरेस्ट किया है। तो ये आपको बताते चले, नफीसा यूपी ने वाराणसी से अरेस्ट किया। साथ ही तैफुल कई पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में था। नफीसा नाम की पाकिस्तानी महिला के संपर्क में भी था। पाकिस्तानी यूपी ने वाराणसी से किया अरेस्ट। पाकिस्तानी के लिए जासूसी करता था। तैफुल कई पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में भी था। तो वही खबर सामने आ रही है, जो है यूपी में मोहम्मद हारून को भी किया गिरफ्तार। पाकिस्तान वीजा दिलवाने में शामिल था। दिल्ली से संदिग्ध मोहम्मद हारून को किया गिरफ्तार। हारून ने कई जानकारियां पाकिस्तान पहुंचाई। पाक उच्चायोग के कर्मचारियों के संपर्क में भी था हारून। तो वहीं आपको बताते चले, पाकिस्तानी वीजा दिलवाने में शामिल था। साथ ही दिल्ली से संदिग्ध मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया गया। हारून की कई जानकारियां पाकिस्तान को पहुंचाई है, जिससे पाक उच्चायोग के कर्मचारियों से आपको बताते चले, यूपी से मोहम्मद हारून को भी किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी वीजा यूपी से मोहम्मद हारून को भी किया गिरफ्तार, जहां आपको बताते चले पाकिस्तानी वीजा दिलवाने में था शामिल। तो वहीं उत्तराखंड में चारों धाम के कपाट खुलने के बाद यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। पांचवें धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। ऋषिकेश स्थित हेमकुंड गुरुद्वारा में गुरुवार को आयोजित फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में पंच प्यारों के नेतृत्व में श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। इस धार्मिक अनुष्ठान में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सरदार गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जत्थे को यहां से रवाना किया है। वहीं आप पहली तस्वीर देख सकते हैं। आपको बताते चले, यात्रा का यह पहला जत्था जो रवाना हुआ है। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं कैसे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा को फूलों से सजाया गया है। साथ ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए। इस दौरान दरबार में कीर्तनों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तस्वीर की बात करें तो सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साथ पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तीसरी तस्वीर की, तो सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह गुरुद्वारा में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं, जहां दोनों का स्वागत किया जा रहा है। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारे में माथा टेका। तो वहीं पांचवी तस्वीर में आमंत्रित सभी अतिथियों को प्रबंधन कमेटी की ओर से सम्मान का प्रतीक सौंपा और सरोफा भेंट किया जा रहा है। साथ ही छठी तस्वीर में गुरुद्वारे में आयोजित कीर्तन में सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह आपको नजर आ रहे हैं। वहीं आपको दिखाते चले कि सातवीं तस्वीर में सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होने वाले पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। बात करें आठवीं तस्वीर को, तो आप देख सकते हैं कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब में ऋषिकेश में लंगर चखा। तो वहीं ये 8 तस्वीरें जहां
सीएम धामी और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आपको नजर आ रहे हैं। 11 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और आज यहाँ से हेमकुंड साहब यात्रा का पहला जत्था भी रवाना हो रहा है। 25 तारीख को हेमकुंड साहब के द्वार खुलेंगे। सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर पूरी व्यवस्थित तरीके से की गई है। सभी यात्री ठीक प्रकार से अपनी यात्रा करें, ठीक प्रकार से दर्शन करें, उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थित की गई है, बनाई गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हेमकुंड साहब, केदारनाथ दोनों जगह जाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोपवे का स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस रोपवे के बनने के बाद जो यात्रा हेमकुंड साहब और केदारनाथ की कठिन यात्रा होती है, वो कठिन यात्रा आने वाले समय में बहुत आसान यात्रा हो जाएगी। बुजुर्गों के लिए भी, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए भी, जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से मजबूत नहीं है, उनके लिए भी ये यात्रा आसान होगी। पूरी तरह से उत्तराखंड की सरकार हेमकुंड साहब यात्रा के लिए, चार धाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 30 लाख से ज़्यादा चार धाम यात्रियों के रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और अभी तक 60,000 लोगों ने हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए भी अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। वो संख्या बढ़ेगी और आने वाले समय में हम सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं, देश दुनिया से आने वालों का, कि उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुव्यवस्थित हो, इसके लिए हमारे सभी प्रयास लगातार जारी रहेंगे। पूरे उत्तराखंड के लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि पूरी दुनिया से, पूरे भारत से हर एक गुरु नानक नाम लेवा, हर एक सिख यहाँ आए हैं और हम सब का एक उनको देवता के रूप में, अतिथि देवो भव के रूप में उनको देखते हैं। और मैं आज के दिन में शासन को, प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हर एक उत्तराखंडी को, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कुलदीप सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और लगभग 8 से 10 साल हो गए मेरे को लगातार आते हैं और हर साल मैं आता हूँ। जब भी ओपन होता है हेमकुंड साहब 25 तारीख को, तो 22 या 23 तारीख को मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ और हर साल कभी जत्थे के साथ रवाना होता हूँ, कभी 23 तारीख को यहाँ से रवाना होता हूँ और ये जो अनुभव है ये बहुत ही बेहतरीन है। हर साल मैं फैमिली के साथ आता हूँ, लेकिन इस बार जो संयोग है कि मैं अकेला ही आया हूँ और बहुत अच्छी फीलिंग होती है क्योंकि इस बार आता हूँ और जब क्लोजिंग होती है 10 तारीख के आसपास अक्टूबर में, तो भी मैं आता हूँ, तो हमेशा अच्छा लगता है। यहाँ की जो फीलिंग्स मिलती है, आप जब जाते हैं तो आप एक अनुभव होता है आपको, तो उस अनुभव को पाने के लिए मैं हर साल आता हूँ। मेरी फर्स्ट टाइम यात्रा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे बुलावा आया एंड बस अब यहाँ से यात्रा शुरू होने जा रही है। अब आगे गुरु की मेहर से आगे हम जाएंगे श्रीनगर, फिर उसके बाद गोविंद घाट, फिर गोविंद धाम, फिर 25 तारीख से हेमकुंड साहब जी की यात्रा शुरू हो रही है, वहाँ दर्शन होंगे। तो वहीं सीएम धामी ने शासकीय आवास पर 22 मई की सुबह बैठक की। सीएम ने बैठक के दौरान अधिकारियों को भ्रष्टाचार मामले और धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तो वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को सत्यापन अभियान जारी रखने का भी निर्देश दिया है। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, इसके भी आदेश दिए। साथ ही आधार कार्ड तथा अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाते समय भी ये सुनिश्चित किया जाए कि बिना समुचित वेरिफिकेशन के कोई दस्तावेज निर्गत ना हो। ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है वहां दोबारा अतिक्रमण और पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का भी विस्तृत आकलन कर उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही सीएम धामी ने अधिकारियों को बॉर्डर क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में परिवहन विभाग के सीधे भर्ती के माध्यम से चयनित परिवहन कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने
नए नियुक्त जवानों को शुभकामनाएं दी और राज्य के सुरक्षा व्यवस्था की ओर मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सीएम ने नियुक्ति पत्र किए वितरित। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत, साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नियुक्ति पत्र भी कांस्टेबल को वितरित किए। तो वहीं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास ने बताया कि 15 जून तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने के संकेत है। आज उत्तराखंड पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी इस बात की पुष्टि की है। इससे पार्टी में कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सभी को नए अध्यक्ष की उम्मीद है। ये चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वहीं चारधाम यात्राओं को सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से मुनिकीर्ति पुलिस ने ढालवाला आरटीओ चेक पोस्ट पर आईटीबीपी के साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया कि एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर यह अभियान लगातार जारी है। तो वहीं पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिगत हर संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान रखने की बात कही है ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं आईटीबीपी ने जवानों के साथ मिलकर किए गए इस अभियान से क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल कायम करने की कोशिश की गई है। तो वहीं चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने खास आश्रय स्थलों के निर्माण की योजना बनाई है। ये शेल्टर विश्व बैंक के तहत पोषित यू प्रिपेयर योजना के अंतर्गत तैयार किए जाएंगे। यदि ये योजना सफल होती है तो इसे राज्य के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। पहले चरण के तहत चारधाम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 विशेष शेल्टर बनाए जाएंगे ताकि आपदा के समय यात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान मिल सके। ये पहल आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है जो यात्रा के दौरान सुरक्षा और सहायता प्रदान करने में मदद करेगी। तो वहीं यमुनोत्री धाम में मुख्य मंदिर के पास एक गर्म धारा निकली है। इसे सूर्य कुंड कहा जाता है। धाम में पहुंचने वाले यात्री अपने घरों से लाए चावल को पोटली में बांधकर सूर्य कुंड में डालकर उबालते हैं और इसके बाद पोटली में बांधे चावल और प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। माना जाता है कि सूर्य कुंड से निकलने वाली जलधारा से इस तप्त कुंड में स्नान और पान करने से यम यातना से मुक्ति मिलती है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी तप्त कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधित बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। तो वहीं उत्तराखंड में एक नई पहल की शुरुआत हो रही है। इससे साकार होने के बाद अनाथ बच्चों और निशाचित महिलाओं को आश्रय केंद्रों में अलग अलग नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वे एक ही छत के नीचे पारिवारिक माहौल में रह सकेंगे। इसके लिए विकास नगर में आलम्बन गांव बसाने का प्रस्ताव है। इसको लेकर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग विकास के सचिव आपको बता दें चंद्रेश यादव ने भी 20 मई को सचिव समिति की बैठक में प्रस्तुति दी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने योजना को हरी झंडी दी है। तो वहीं देहरादून जिले के 125 सरकारी प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में रसोई नहीं बनी है, जिससे खुले में मिड डे मील पकाया जा रहा है। इससे भोजन की गुणवत्ता पर खतरा मंडरा रहा है।
पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की सीमा के दौरान जब ये जानकारी डीएम सवीन बंसल को मिली तो उन्होंने आपको बताते चले अनटाइम फंड से 1 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दे दिए। डीएम ने कहा कि काम में कोई लापरवाही न हो और जल्द से जल्द सभी स्कूलों में रसोई बनाई जाए। साथ ही भोजन की गुणवत्ता व पोषण का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। तो वहीं देहरादून में आपको बताते चले क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद में बोर्ड बैठक में अवैध निर्माण का मुद्दा प्रमुख रहा। बैठक में निर्णय लिया गया कि चांचक गांव में भारूवाला क्षेत्र में अवैध भवनों को चिन्हित कर ध्वस्त किया जाएगा। बैठक में कुछ भवन स्वामियों को नोटिस जारी भी किए गए। बैठक में अध्यक्षता ब्रिगेडियर पीजे प्रभाकरण ने की और जिसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। क्लाइमेट टाउन छावनी परिषद में बोर्ड की बैठक, जहां क्षेत्र से हटेगा अवैध निर्माण। भवन स्वामियों को भी नोटिस जारी किए गए। क्लाइमेट टाउन छावनी परिषद में बोर्ड की बैठक। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक ने इस बार कांस फिल्म महोत्सव में अपना डेब्यू किया है। उनका ये डेब्यू खास रहा क्योंकि उन्होंने फैब्रिक वेस्ट से बना एक सस्टेनेबल गाउन पहनकर रेड कारपेट पर कदम रखा। आरुषि की ड्रेस ने सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि एक वैश्विक पर्यावरण संदेश भी दिया है। उनके इस प्रयास ने फैशन और पर्यावरण जागरूकता को एक साथ जोड़ने की दिशा में एक नई मिसाल स्थापित की है। पूर्व सीएम की बेटी का कांस में डेब्यू, फैशन में पर्यावरण का संदेश। आरुषि निशंक का ये कांस डेब्यू, वेस्ट फैब्रिक से उन्होंने अपना गाउन बनाया, जिसे आपको बताते चले पूर्व सीएम की बेटी है आरुषि निशंक, जिनका कांस में ये डेब्यू था। आरुषि निशंक का ये कांस डेब्यू, जहां उन्होंने वेस्ट से बनवाया अपना गाउन, वेस्ट फैब्रिक से का गाउन पहनकर पहुंची कांस। आरुषि निशंक का ये कांस डेब्यू, जहां वेस्ट फैब्रिक से गाउन बनवाकर पहुंची कांस, जहां ये उनका डेब्यू। पूर्व सीएम की बेटी है आरुषि निशंक। भारत की आत्मा हिमालय की गोद में बसती है और वहीं बसे हैं 4 पवित्र धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। 4 धाम यात्रा की शुरुआत से ही लगातार अपार सैलाब उमड़ रहा है। उत्तराखंड में बर्फीले पहाड़ों में भक्ति की गूंज और दिल कह रहा है कि अब की बार 4 धाम यात्रा जरूर जाना है। और इस साल की व्यवस्थाओं को देखते हुए 2025 की 4 धाम यात्रा और खास हो गई है। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धालु 4 धाम यात्रा की पवित्र परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुले, 2 मई को केदारनाथ के द्वार खुले और 4 मई को बद्रीनाथ धाम ने भक्तों का स्वागत किया। 4 धाम यात्रा को मुक्ति का मार्ग कहा जाता है। ये 4 धाम सिर्फ तीर्थ नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने वाले पड़ाव हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर जाते हैं। बात करें इस साल की यात्रा की, यानी 2025 की, तो तमाम रिकॉर्ड इस बार टूटते हुए नजर आए हैं और इसकी वजह है सरकार के प्रयास और प्रतिबद्धता।
यात्रा को सुचारू और सुगम बनाने की। 2025 की चारधाम यात्रा में उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। इस बार हर प्रमुख स्थान पर मेडिकल चेकअप कैंप, ई रिक्शा सेवाएं, ट्रैकिंग कार्ड और आधुनिक कंट्रोल रूम लगाए गए हैं ताकि भीड़ को मॉनिटर किया जा सके। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में फ्री वाईफाई, डिजिटल इंफॉर्मेशन बोर्ड्स और सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी स्थापित किए गए हैं। साथ ही विशेष सुलभ टॉयलेट्स, क्लीन वाटर एटीएम और फूड कोर्ट्स जैसी सुविधाओं ने इस साल की यात्रा को और भी भक्तिमय और सुविधाजनक बना दिया है। इन सब का असर साफ दिख रहा है। श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन कर रहे हैं बल्कि पूरे अनुभव को दिल से जी रहे हैं। इस बार की चारधाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सुविधाओं की भी मिसाल बन चुकी है, जहां भोजन की चिंता से भी मुक्ति दिलाई गई है। कई जगहों पर लंगर सेवा, सरकारी फूड कोर्ट और साफ सुथरे जलपान केंद्र खोले गए हैं। ठहरने के लिए GMVN के नए गेस्ट हाउस, प्राइवेट धर्मशालाएं और ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कम बजट वालों से लेकर प्रीमियम यात्रियों तक के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही इस बार स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हर पड़ाव पर बायो टॉयलेट, सैनिटाइजेशन पॉइंट्स और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिव किया गया है। इन सब सुविधाओं ने श्रद्धालुओं को न केवल राहत दी है बल्कि ये दिखाया है कि आधुनिकता और भक्ति साथ चल सकती हैं और आज की यात्रा सिर्फ एक कठिन ट्रैक नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव बन चुकी है। संगठित और सहज रजिस्ट्रेशन व्यवस्था जिसने लाखों श्रद्धालुओं को लंबी लाइनें और अव्यवस्था से मुक्त कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाला QR कोड और ट्रैकिंग ID हर श्रद्धालु की सुरक्षा और पहचान को सुनिश्चित करता है। पूरे रूट पर लगे QR स्कैनिंग सेंटर, डिजिटल एंट्री पॉइंट्स और SMS WhatsApp अपडेट जैसी सुविधाओं ने यात्रा को डिजिटल रूप से सशक्त बना दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि भीड़ नियंत्रण के लिए डेट और स्लॉट सिस्टम लागू किया गया है, जिससे हर दिन की दर्शन संख्या सीमित और व्यवस्थित बनी रहती है, जिसके चलते हर साल से ज्यादा लोग इस बार चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। हर रास्ते पर श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन उनके चेहरों पर थकान नहीं, सिर्फ आस्था है। बर्फ के बीच हवा में मंत्र और हर कदम पर शांति है। चारधाम यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये वो यात्रा है जहां इंसान खुद को ढूंढता है। ये वो पल हैं जब शरीर थकता जरूर है लेकिन आत्मा मुस्कुराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।